यही काम पिछली बार हुआ था, बैंकों को बदलने का ऑप्शन दिया था और सारा का सारा कालाधन 20% कमीशन में सफेद हो गया था। 20% कमीशन सफेद। इस बार फिर वही गलती हो गई। है कि अश्विनी जी के बारे में कि मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी कोशिश को सराहो मेरे हमराह चलो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनसे इसलिए कुछ कह रहा हूँ क्योंकि अगली थोड़ी देर के अंदर जो हम कुछ बात करने वाले हैं, लगभग हमारा टारगेट ये है कि 2 करोड़ लोगों तक पहुंचे। तो गुप्ता जी, आज आपका कार्यक्रम लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। सबसे पहले मैं यहाँ बुलाने के लिए रविदेव गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके घर में तो हमने भोजन भी किया हुआ है, आपकी बहू ने बहुत अच्छा मुझे भोजन खिलाया बना के, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद लोगों को भी। हाँ आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे गुरु, आज मैं पहली बार बता रहा हूँ कि मैं उनको जज नहीं मानता, अपना गुरु मानता हूँ। बहुत कुछ सीखता रहता हूँ उनसे और मार्गदर्शन भी लेता रहता हूँ। उनके दिए गए जजमेंट के जो हाई कोर्ट में जजमेंट थे श्रीवास्तव साहब, उनके जजमेंट को मैं सुप्रीम कोर्ट में भी उपयोग करता हूँ। एक मैंने माइनॉरिटी कमीशन को चैलेंज किया है, माइनॉरिटी एक्ट को चैलेंज किया है। मैंने कहा है कि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। तो वो मैंने बाद में 2017 में चैलेंज किया, लेकिन जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने 2007 में जजमेंट दे दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स माइनॉरिटी नहीं है। हमारा ये कहना है कि पूरे देश में कोई भी माइनॉरिटी नहीं है। नो माइनॉरिटी, नो मेजॉरिटी, एवरीवन इज इंडियन। आप सब लोग मुझे सुनने आए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आए हैं। मैं यहाँ पे 60 वर्ष से ज़्यादा के जितने युवा हैं सबको विशेष धन्यवाद देता हूँ। मैं 60 वर्ष से ऊपर वालों को युवा इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब कोई काम ही नहीं है, एकदम सारी ड्यूटी से फ्री हो गए। जैसे 10 से 20 वाले के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मौज मस्ती में रहना, न शादी हुई है और पढ़ाई भी चलती है। तो 60 के बाद भी लगभग बहुएं आ गई हैं, विवाह हो गया है, धंधा व्यापार बच्चों ने संभाल लिया है। तो 60 के ऊपर के युवाओं के पास कोई काम बचा नहीं है। मेरा आग्रह है कि 60 के ऊपर के युवा 10 साल के लिए मुझे अपना समय दे दें। मैं इस भारत को दोबारा यहाँ पे हिंद पुनरुत्थान भी कर दूंगा, राम राज्य भी स्थापित कर दूंगा, धर्म की जय भी कर दूंगा, अधर्म का नाश कर दूंगा और प्राणियों में सद्भावना भी कर दूंगा। हिंद पुनरुत्थान का मतलब क्या है? तो मेरा इंटरप्रिटेशन है हिंदू पुनरुत्थान का मतलब, हम वहां जाना चाहते हैं जो हमारे पूर्वजों ने समाज का निर्माण किया। हमारे पूर्वजों ने समाज का निर्माण क्या किया था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुतनीति। मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। उत्तर अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब वीर शरीरा। न कोई अल्प मृत्यु है, सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग साक्षर हैं, सब लोग समृद्ध हैं, कोई गरीबी नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, सब आपस में भाईचारा में रहते हैं। ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णन किया है, राम राज्य का। ये संभव है। हमारी संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति है। आज 2023 में
यानी 21वीं सदी में जब लोग इक्वेलिटी की बात करते हैं कि महिला पुरुष समान होने चाहिए, हमने लाखों साल पहले कह दिया कि महिला पुरुष समान नहीं होते, बल्कि नारी तू नारायणी होती है। नर तू नारायण की कल्पना हमने नहीं किया, नारी तू नारायणी की कल्पना की। हमने हजारों साल पहले मां को गृहिणी कहा। पूरा का पूरा गृह जिसका ऋणी हो उसको कहते हैं पिता। के लिए हमने ऐसा कोई शब्द बनाया ही नहीं, माता के लिए शब्द बना दिया गृहिणी। तो आज ये जो आया है इक्वालिटी जस्टिस का कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है ये कुछ नहीं है, इससे लाखों साल पहले हमने बहुत बड़ा एक आदर्श स्थापित किया था। नारी तू नारायणी, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव। ये कल्पना हमारी पहले से है, लेकिन वो कल्पना खत्म हो रही, वो विचार धीरे धीरे खत्म हो रहे, और वो विचार जो पूरी दुनिया से खत्म हुए वो तो हुए। अफगानिस्तान से खत्म हो, दुर्योधन का ननिहाल था वहां खत्म हो गए। पाकिस्तान से खत्म हो गए, भरत का ननिहाल कैके जो पेशावर कहलाता है वहां से खत्म हो गए। भारत के 9 राज्यों से भी खत्म हो गए। लद्दाख में केवल 2% बचे हैं। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लद्दाख में केवल कितने बचे हैं? नारी तू नारायणी को मानने वाले कश्मीर में कितने बचे हैं? सर्वधर्म समभाव को मानने वाले मिजोरम में कितने बचे हैं? सबका साथ सबका विकास को मानने वाले लद्दाख लक्षद्वीप में कितने बचे हैं? अगर स्टेट वाइज देखें तो 9 राज्यों से हम खत्म हो चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में पलायन बहुत तेजी के साथ, बहुत सारे जिलों में तो खत्म हो चुके हैं, बाकियों में बहुत तेजी के साथ पलायन हो रहा है। और जिस गति से पलायन हो रहा है वो 200 जिले हमारे यहाँ से निकल गए। बंगाल के 14 जिले हमारे हाथ से निकल गए, असम के 9 जिले हमारे हाथ से निकल गए, बिहार के 8 जिले हमारे हाथ से निकल गए, झारखंड के 6 जिले हमारे हाथ से निकल चुके हैं, उत्तर प्रदेश के 18 जिले में हम खत्म हो चुके हैं। वो जस्टिस श्रीवास्तव साहब का 2007 का जजमेंट है, जब 2007 में पूरी कैलकुलेशन करके उन्होंने बोला था कि 18 जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसा समुदाय आ चुका है न जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, न नारी तू नारायणी को मानता है, न सर्वधर्म समभाव को मानता है। एक बगीचे में एक बबुल का पेड़ लगा दिया जाए, या 5 बबुल का पेड़ लगा दिया जाए और 5 आम का, 5 साल के बाद उस बगीचे में टोटल कितने पेड़ होंगे? बहुत बढ़िया। आप एक बगीचे में 5 बबुल का पेड़ लगाइए, 5 आम का पेड़ लगाइए, 5 साल के बाद वहां 5 ही पेड़ बचेगा, और वो कौन सा वाला होगा? बबुल। आम सूख जाए, बचेगा नहीं। और ये भी ध्यान रखिए, आम के पेड़ को बड़ा करने में, फलदायक बनाने में उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, खाद पानी देना पड़ेगा, उसकी रेगुलर देखभाल करनी पड़ेगी, सब कुछ जानवरों से भी बचाना पड़ेगा, कोई ऐसा उसका पत्ता न खा जाए। बबुल को न जानवर खाएगा, न उसको खाद की जरूरत, न पानी की जरूरत, कुछ जरूरत नहीं, अपने आप ही बड़ा होता चला जाए। अपने घर में देख लीजिए, हमें प्रकृति से सीख लिया। घर को गंदा करने के लिए आपको धूल मिट्टी अपने ड्राइंग रूम में फेंकने की जरूरत नहीं है, केवल आप सफाई करना छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छा एयर टाइट घर बनाइए, दरवाजा बंद करके रखिए, खिड़की बंद करके रखिए, 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए, घर आपका गंदा हो जाएगा। दरवाजा खोलना नहीं है, केवल बंद रखना है। यानी घर की सफाई के लिए बंद करने से भी काम नहीं चलेगा, रेगुलर आपको झाड़ू पोछा डस्टिंग करते रहना पड़ेगा। लगभग वही व्यवस्था सनातन धर्म में, वही व्यवस्था सनातन संस्कृति की। रेगुलर झाड़ू पोछा सफाई, किसान की भाषा में कहें तो रेगुलर जुताई गुड़ाई निराई खरपतवार की सफाई। दुर्भाग्यवश पिछले 75 वर्ष में वो काम नहीं हुआ। और जब इतिहास उठा के देख लीजिए, सनातन संस्कृति के साथ जब धोखा हुआ है, 2 चीजों के लिए धोखा हुआ है, या तो सत्ता के लिए या तो पैसा के लिए, या तो वोट के लिए या तो वोट, 2 ही चीज के लिए धोखा हुआ।
भी भारत के अंदर जितनी शक्तियां हैं जो सनातन विरोधी कार्य कर रही हैं, भारत विरोधी कार्य कर रही हैं, चाहे वो जासूसी कर रही हैं, गद्दारी कर रही हैं, जाति के आधार पे बांट रही हैं, क्षेत्र के आधार पे बांट रही हैं, भाषा के आधार पर बांट रही हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा कर रही हैं, दलित बनाम सवर्ण कर रही हैं, जो कुछ कर रही हैं, याद रखिए वो कोई भी फ्री में नहीं कर रही हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं कर रही हैं। दो ही चीज के लिए कर रही हैं, या तो वोट के लिए, या तो वोट के लिए, या तो वोट। वो पार्षद जो चुनाव लड़ता है वो बांटता है, अगड़ा बनाम पिछड़ा करता है, जाट बनाम गुज्जर करता है, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करता है। किसके लिए करता है? वोट के। सांसद विधायक दलित बनाम सवर्ण करते हैं, अगड़ा बनाम पिछड़ा करते हैं, MY समीकरण बनाते हैं, MYD बनाते हैं, पता नहीं ABCD भगवान ने कितने सारे, किस लिए बनाते हैं? वोट के। इनफैक्ट वोट भी अंतिम उद्देश्य नहीं है, अंतिम उद्देश्य नोट है। वोट तो एक माध्यम है, पार्षद, प्रधान, विधायक, सांसद बनने का एक माध्यम है। तो इसलिए मेरा ये मानना है, हो सकता मैं गलत भी हूं, लेकिन मंच पे उपस्थित सभी विद्वत सामने मैं कहना चाहता हूं, इस देश में आज जो सबसे बड़ा भारत की संस्कृति को खतरा है उन नेताओं से, सबसे बड़ा खतरा वोट जीवी और नोट जीवी नेताओं से। तो समाधान क्या है? समाधान दो है। एक तो समाधान यह है कि हमारा समाज इतना जागृत हो जाए कि वो बटे ही न जाति के आधार पे बटे, न भाषा के आधार पे बटे, न क्षेत्र के आधार पे बटे, किसी आधार पे बटे ही न, उस तरीके से संगठित हो जाए जैसे दूसरा समुदाय संगठित है। दूसरा समुदाय देखिए कितना बढ़िया संगठित है, वो किसी का लॉयल नहीं है, किसी भी पार्टी का लॉयल नहीं है। वो दिल्ली में एक पार्टी को वोट देता है, उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी को वोट देता है, बिहार में तीसरी पार्टी को वोट देता है, बंगाल में चौथी पार्टी को वोट देता है, महाराष्ट्र में पांचवी पार्टी को वोट देता है। वो उसके लिए कोई पार्टी अपनी माइंड है ही नहीं, उसका एक लक्ष्य है, सबको पता है क्या लक्ष्य है। और हम जातियों के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, इसके आधार पे, उसके आधार पे, बहुत सारे लोग बोतल पे लेके 500 के नोट लेके इस तरीके से बटे हुए। अब इतना समय नहीं है कि पूरे देश को एक वो प्रयास करते रहना चाहिए, जाति हटे, भाषा हटे, क्षेत्र हटे, वो प्रयास होते रहना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर इस राजनीति को नो प्रॉफिट नो लॉस का बिजनेस बना दिया जाए, जो कि आज की डेट में बहुत बड़ा फायदेमंद धंधा है। आज की डेट में प्रॉफिट पॉलिटिक्स बिगेस्ट, मतलब मुझे लगता है कि ये शेयर मार्केट में इतना पैसा लोग नहीं कमाते होंगे जितना पॉलिटिक्स में। 5 करोड़ लगाओ, 5 साल में 50 करोड़ कमाओ। पता नहीं तो शेयर मार्केट वाले कमा पा रहे नहीं पा रहे, या बिजनेस वाले कमा पा रहे नहीं। 10 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ कमाओ, धंधा। अगर इसको नो प्रॉफिट नो लॉस बना दिया जाए तो ये जातिवादी, भाषावादी, क्षेत्रवादी इधर नहीं आएंगे, कुछ और काम करेंगे। मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने बताया है कि 50,000 करोड़ विदेशों से फंडिंग आ रही है हर साल, और उसमें RBI को भी नोटिस जारी हुआ है, वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। दुर्भाग्यवश वो वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता कि विदेशों से पैसा आ रहा है, RBI को नहीं पता है। बैंकों के जरिए 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है हर साल। आप सब लोग बैंक यूज करते हैं, आपको पता है जब आप बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो या तो NEFT करते हैं, RTGS करते हैं, दो में से दो ही ऑप्शन है। फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए तीसरा एक ऑप्शन होता है IMT, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। भारत के अंदर वो बैंकें जो विदेश जिनका हेडक्वार्टर विदेश में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कि विदेशी बैंक कौन कौन सी है जो भारत में जिनकी शाखाएं हैं, वो बैंकें बाहर से फंडिंग कर रही है देश विरोधी कार्यों के लिए, फला आंदोलन कराने के लिए, फला आंदोलन कराने के लिए, फला करने के लिए, जाति के आधार पर बांटने के लिए, भाषा के आधार पर बांटने के लिए, क्षेत्र के आधार पर बांटने के लिए, CA का विरोध करने के लिए, NRC का विरोध करने के लिए, कॉमन सिविल कोड का विरोध करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का विरोध करने के लिए,
नेताओं को पैसा दे रही है, पत्रकारों को पैसा दे रही है, लेखकों को बाहर से फंडिंग आ रही है, बुद्धिजीवियों को बाहर से फंडिंग आ रही है, सबको उन्होंने खरीद रखा और बाकायदा बैंक से आ रहा है। चूंकि हमारा गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर तो ये देखता है अच्छा इसमें आरटीजीएस लिखा है कि एनईएफटी लिखा है कि आईएफटी लिखा है। आरटीजीएस एनईएफटी का मतलब भारत के अंदर पैसा घूम रहा है, एक्चुअल में पैसा बाहर आ रहा है बाहर से, लेकिन उसमें आईएफटी दिखाई नहीं देता है। गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड अश्विनी उपाध्याय, उस पर भी कोर्ट ने उसको आरबीआई को भी नोटिस जारी किया, कहा बताइए क्या तमाशा चल रहा है। तो मेरा ये कह रहा था कि भारत के लिए आज अगर जड़ पे जाके देखें तो सबसे बड़ा दो खतरा है, एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने जिक्र किया। यहां बैठे हुए किसी की मुझे लगता है 10 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, है किसी के 10 से ज्यादा, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, 10 से ज्यादा बहुत दो से ज्यादा। वैसे मैं आपको खुशी के लिए बताऊं 4 वाले हैं। अच्छा 4 नहीं, लेकिन आप ही हैं, 7 वाले नहीं। 4 भाई थे और 8वां थे। हाँ 8वें संतान यही है हम लोग में। तो जब इस तरीके से हो रहा है तो दो ही तरीका है, या तो जस्टिस श्रीवास्तव साहब ने जो इनडायरेक्टली कहने की कोशिश किया वो हो जाए, और नहीं तो सबके लिए पॉलिसी बने। अब आप ये तय करो कि क्या हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि सब लोग हम 2 हमारे 10 करें। मुझे लगता कोई मानने वाला नहीं, बोले भैया ऐसा है या हम तो नहीं करेंगे, हमारे पड़ोस वाले कर ले लेकिन हम नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि फिर हम 2 हमारे 2 सब लोग माने, यही तरीका है डेमोग्राफी को बचाने का भारत की संस्कृति। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं सवाल यहाँ पे मजहब का नहीं है, सवाल यहाँ पे सोच का है। सवाल यह है कि बगीचे में आम के पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए या बबूल के पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए? किसकी बढ़नी चाहिए? जोर से बोलिए। आम के। तो जब आम के पेड़ की संख्या बढ़नी चाहिए तो ये केवल आम की ड्यूटी नहीं है बस, बल्कि उस बगीचे के मालिक की भी ड्यूटी है, यानी वर्तमान सरकारों की भी ड्यूटी है कि बगीचे से वो बबूल को उखाड़े और आम को लगाए। और इसी बात के लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है। अल्टीमेटली सरकार का मतलब क्या हुआ? चलो हम लोग मानते हैं कि यहां इस समय पूरा भारत बैठा हो, आप सबने तय किया, आप सब लोग काम धंधा करने वाले, भाई ये 5 आदमी जो मंच में बैठे हैं इसमें एक आदमी लेजिस्लेचर का काम करेगा, एक आदमी जुडिशरी का काम करेगा, एक आदमी इसका काम करेगा, एक आदमी इसका काम करेगा। आप सब लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग अपने काम धंधा में रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, धंधा व्यापार करेंगे, आप 5-6 लोग और कोई काम मत करो, हम आपको पैसा दे रहे जिसके लिए आप लोग टैक्स देते हो, 10%, 20% टैक्स, 30% टैक्स सब लोग देते हो ना। आपने टैक्स दिया और टैक्स दे के ये बोला कि हम आपको टैक्स दे रहे हैं, आप एक काम करो, अच्छी तरीके से परिवार को चलाओ। अच्छी तरीके चलाने का मतलब कि जो सांसद विधायक हैं वो अच्छे कानून बने, जो आईएएस आईपीएस हैं उस कानून को अच्छी तरीके लागू करें, जो सिक्योरिटी का काम देख रहे हैं आर्मी वाले वो घर की अच्छी तरीके से सुरक्षा करें बाहर बॉर्डर, जो अंदर वाले हैं जानिए जो पुलिस वाले हैं वो और अच्छी तरीके से सुरक्षा करें। इसीलिए तो भाई अल्टीमेटली वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला देते किसी याद हम सब लोग क्या है बैठे वाले, क्या है पब्लिक, क्या है जोर से बोलिए पब्लिक। और आईएएस आईपीएस एमएलए एमपी क्या है? पब्लिक सर्वेंट। तो सर्वेंट का क्या काम है? पब्लिक की सर्विस करनी, यही तो काम है। सब लोग पब्लिक सर्वेंट है। मैं कानून की भाषा में बता रहा हूं, इंडियन पिनल कोड में पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है, सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट कौन कौन होता है बकायदा लिखा हुआ। तो उसके अनुसार भारत के रहने वाले 142 करोड़, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 142 करोड़ लोग, मेरा मानना है 150 करोड़ लोग, ये सब लोग पब्लिक है। पब्लिक पैसा दे रही है, पैसा इकट्ठा करके दे रही है कि आप एक काम करो, सड़क बना के दो, पानी दो, टंकी बना के दो, बिजली दो हमें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है बिजली पानी खाने के अलावा हमें सुरक्षा दो, हमारी संस्कृति को बचाओ, और संविधान भी यही कहता है।
संविधान के प्रियम्बल में जब लिख दिया हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, सबको समान अवसर देना है, सबको हमको न्याय देना है, देश की एकता अखंडता मजबूत करनी है, भाईचारा बढ़ाना है, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो एकता अखंडता मजबूत हो, भाईचारा बढ़े, इसके लिए स्टेप्स किसको लेना है? जिसने संविधान की शपथ लिया। भाई कॉमन मैन संविधान शपथ लेता है क्या? नहीं। बोलिए जरा, शपथ कौन लेता है? सांसद, विधायक, जज। सांसद, विधायक, जज लेते हैं शपथ। तो सांसद, विधायक, जज की ये ड्यूटी है कि संविधान में जो जो कुछ लिखा हुआ है उसको उसी भावना के अनुसार इम्प्लीमेंट करें। दूसरी ड्यूटी यह भी है कि संविधान को पढ़ते समय अपना चश्मा भी भारत का रखें। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के चश्मे से संविधान को न पढ़े, भारतीय चश्मे से संविधान को पढ़े। भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय खान पान, भारतीय वेशभूषा, इसका प्रचार प्रसार करें। तो इसलिए भारत का जब हमने ये कह दिया कि भारत की संस्कृति के सामने इतना बड़ा खतरा करप्शन के कारण है, तो करप्शन के कारण स्टेप्स तो लेना पड़ेगा। एक स्टेप्स अभी रिसेंटली लिया है, सरकार ने लिया है, आरबीआई ने लिया है कि 2000 की नोट को, उसके लिए सरकार को एक बार ताली बजा के सब लोग लेकिन जो स्टेप लिया है उसमें 3 कमी है। क्योंकि उस स्टेप में क्या कमी है उसको कांग्रेस वाले नहीं बताएंगे, सपा बसपा वाले नहीं बताएंगे, उनको खुद ही अपना हिसाब किताब बनाना है, इसलिए हम बताते हैं क्या कमी है। पहली कमी यह है, इस समय भारत में 225 करोड़ खाते, 225 करोड़, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, पीएफ, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, टोटल मिला के 225 करोड़ खाते हैं। भारत में 30 करोड़ परिवार है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 142 करोड़ जनसंख्या है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और 225 करोड़ खाते हैं। सरकार ये भी कह रही है कि सबका खाता खुल चुका है, हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है। जब हर परिवार बैंक से जुड़ गया है तो 2000 की नोट फिर बैंक के खाते में डलवाओ ना भाई। बिना खाते के आपने इसको अदला बदली का ऑप्शन क्यों दे दिया? यही काम पिछली बार हुआ था, बैंकों को बदलने का ऑप्शन दिया था और सारा का सारा काला धन 20% कमीशन में सफेद हो गया था। 20% कमीशन सफेद। इस बार फिर वही गलती हो गई कि फिर से ये कह दिया, लिमिट कर दिया कि भाई 20-20 हजार रुपए बदलेंगे। लेकिन अभी जस्ट अभी मैंने देखा है ट्विटर पे जाके एसबीआई का भी आ गया क्लैरिफिकेशन कि आपको कोई आईडी प्रूफ नहीं देना, कहीं कुछ नहीं करना। खाली 6 लाख बदल पाएंगे ना, आप करोड़ों जिनके पास क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं, जब कोई आईडी प्रूफ ही नहीं देना, कोई कुछ करना ही नहीं है, कहीं कोई नोटिंग नहीं होगी, फिर तो आप 20% दो और पूरा बदल लो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखना। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1026 है, 1026 सेक्शन 10 सब क्लास 26, उसके कारण अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पूर्वोत्तर में इनकम टैक्स होता ही नहीं, उनको इनकम टैक्स से छूट मिली हुई। अगर आप लोग ट्विटर वगैरह पे हैं, मेरे ट्वीट पे जाके देखिएगा, मैंने पिछली बार भी ट्वीट किया था, पिछली बार भी चार्टर्ड प्लेन में पैसा भर भर के नॉर्थ ईस्ट गया, और चूंकि उन 6 राज्यों को इनकम टैक्स से छूट मिली है, उन 6 राज्यों के लोगों के खाते में पैसा जमा कर दिया, और वो सेक्शन 1026 सेक्शन 10 सब क्लास 26 आज तक हटाया नहीं गया। मैं आज समय अभाव था, मैं उसको ड्राफ्ट कर रहा हूँ, कल परसों तक ड्राफ्ट हो जाएगा। मैं सेक्शन 1026 को चैलेंज करने वाला हूँ हाई कोर्ट में हमारा। दूसरा, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, चूंकि ये वीडियो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा सरकार तक, किसी भी कीमत पे विदेशी बैंकों को आप इसको ट्रांसफर अकाउंट में जमा करवाइए और किसी भी बैंक में जमा कराइए, लेकिन एक्सचेंज का ऑप्शन विदेशी बैंकों को मत दीजिए। मैं 10 विदेशी बैंकों को जानता हूं जिनके जरिए यहाँ पे माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को,
देश विरोधी पत्रकारों को, देश विरोधी नेताओं को बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है, फिर वो उसका फायदा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, बच्चों को दीवार में चिनवा दिया है, राजपाट छोड़ दिया, भाभा साहब ने अपनी तिजोरी खोल दिया, हम उनकी संतान हैं, तो हम थोड़ी बहुत समस्या आएगी, थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी, उसको झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गद्दारों का नामो निशान यहां मिटे, सनातन संस्कृति के विरोधियों को उनको कब्र में उनको दफना दिया जाए। उसका एक ही तरीका है, 100 रुपए से बड़ी नोट परमानेंट बंद कर दिया। भारत में 2029 तक ये भारत में मेरी पीआईएल चल रही है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने की पीआईएल चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। याद रखिए, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा कालाधन, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, और जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उतना ज्यादा माओवाद, उतना ज्यादा नक्सलवाद, उतना कट्टरवाद, उतना ज्यादा धर्मांतर, उतना ज्यादा जिहाद, उतनी ज्यादा घुसपैठ। मेरी एक पीआईएल चल रही है घुसपैठियों के ऊपर। मैं घुसपैठियों के ऊपर 2017 में पीआईएल फाइल की और राज्यवार आंकड़ा देके मैंने सर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में बताया था, वो पिटीशन आज भी चल रही है, 2017 से 6 साल हो चुके हैं, कि उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके थे, 5 करोड़ घुसपैठिए। अब ये घुसपैठिए आते कैसे? बॉर्डर पे 2000 रुपए देते, अंदर आते हैं 2000 रुपए में राशन आधार बनवाते, फिर 2000 में राशन कार्ड बनवाते हैं, फिर 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, फिर 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, बाद में 2-3 हजार रुपए वोटर आईडी बनवा लेते हैं, यानी 10 से 12 हजार रुपए में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारतीय बन जाते हैं। और भारतीय बनने के बाद आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से फ्री का सिलेंडर लेते हैं, फ्री का मकान लेते हैं, सारी फ्री के राशन लेते हैं, सारी जो फ्री की स्कीम से सारा फायदा होता है। भ्रष्टाचार हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार। आप जरा सोचिए, ये सिंगापुर में माओवाद क्यों नहीं है? सिंगापुर में नक्सलवाद क्यों नहीं है? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं है? सिंगापुर में सरतन से जुदा करने का नारा क्यों नहीं लगता? जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं? या जो समस्याएं भारत में वो जापान में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती कोई प्रधानमंत्री है? जोर से बोलिए जरा। नहीं है कोई? नहीं। सबसे ईमानदार हमारा प्रधानमंत्री, सबसे मेहनती हमारा प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हमारा प्रधानमंत्री, दिनों रात देश की चिंता करने वाला हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन माओवाद खत्म हुआ क्या? जोर से बोलिए। नक्सलवाद खत्म हुआ? अलगाववाद खत्म हुआ? पूर्वोत्तर वाला खत्म हुआ? जिहादी खत्म हुआ? मजहबी उन्माद खत्म हुआ? गौ हत्या बंद हुई? गाय की तस्करी बंद हुई? ड्रग स्मगलिंग बंद हुई? धर्मांतरण बंद हुआ? क्यों? क्योंकि डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया। बोलिए, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया। और बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग गलतफहमी में है कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है ना। डॉक्टर केवल दवा देता है, डॉक्टर आपके शरीर के अंदर नहीं घुसता, आपके शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है या तो दवा जाती है। अच्छी तरीके समझ लीजिए, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी कौन सी क्या ठीक करती है? जोर से बोलिए जरा। दवा। डॉक्टर अपना अच्छा है, दवा घटिया है। सिंगापुर का डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है। चीन का डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है। जापान का डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है। इसलिए वह बीमारी नहीं है। भारत में डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा, और हम सब नादान लोग पिछले 75 साल से केवल डॉक्टर बदल रहे हैं, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर फला डॉक्टर, अब की बार ये वाला डॉक्टर, इसके बाद ये वाला डॉक्टर, इसके बाद पूरी डॉक्टर। अरे भैया, घर में तबीयत खराब होती है
हॉस्पिटल में जाते हो, बुखार नहीं उतरता है तो डॉक्टर को बोलते हो कि नहीं बोलते, भाई साहब ये जो दवा दिया काम नहीं कर रही है, दवा बदलो, बोलते नहीं बोलते हो? या मरने का इंतजार करते हो? मरने का इंतजार करते हैं क्या? डॉक्टर बदल लेते, लेकिन डॉक्टर बदला, उसने दूसरे डॉक्टर ने भी वही दवा दे दिया, फिर क्या होगा? बीमारी ठीक ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं अब सब लोग मिलके दवा की मांग करें। थाना, तहसील, जिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है और कानून इतना घटिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, हाई कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जज अलग इंटरप्रिटेशन। इतना उसमें वेगनेस है, इतना उसमें मतलब क्लैरिटी है ही नहीं है, जैसा मन करो वैसा इंटरप्रिटेशन करो। किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, बोले नहीं तो हाई कोर्ट का मैटर, हाई कोर्ट जाओ। दूसरे ने फाइल किया, बोले हाँ हम तुम्हें बेल दे देते हैं, चलो। सेम कंडीशन, सेम सब। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तक कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। जब जब हत्या होती है तो 2-3 काम फिक्स होते हैं। सोशल मीडिया में जिसकी हत्या होती है उसकी फोटो शेयर होती है, उसके बाद फांसी देने की मांग होती है, फिर कैंडल मार्च होता है। कई बार ज्यादा बड़े लेवल पे हो गया तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी उसमें उतर आती हैं, लेकिन किसी को फांसी हुई क्या? मैं नाम लेता हूं जिनका जिहादियों ने हत्या किया, और मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जिनकी हत्या के बाद सोशल मीडिया में ट्विटर पे ट्रेंडिंग हुई, फेसबुक पे फोटो शेयर हुआ, जंतर मंतर पे कैंडल मार्च हुआ, या जहां हत्या हुई वहां कैंडल मार्च हुआ। नाम लेता हूं। राजू की हत्या हुई, फांसी हुई क्या? जरा जोर से बोलिए। कृष्णा की फांसी, हत्यारों को फांसी हुई? शिवम के हत्यारों को फांसी हुई? बादल के हत्यारों को? नीलेश मारा गया, कमलेश मारा गया, गंगाराम मारा गया, डॉक्टर नारंग यही मारे गए थे द्वारका में, याद है आपको? बांग्लादेशियों ने मारा था, हुई फांसी हुई क्या? रतन लाल सिपाही थे, उनको मारा था, फांसी हुई क्या? अभिजीत की हत्या हुई, रामलिंगम की हत्या हुई, रिंकू शर्मा की हत्या हुई, ध्रुव त्यागी की हत्या हुई, चंद्रगुप्ता की हत्या हुई, बंधु प्रकाश की हत्या हुई, रचित जाट की हत्या हुई, प्रियंका रेड्डी की हत्या हुई, अंकित शर्मा की हत्या हुई, दिलवर नेगी की हत्या हुई, हिना तलरेजा की हत्या हुई, ट्विंकल शर्मा की हत्या हुई, किशन भरवाड़ की हत्या हुई, अंकित सक्सेना की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, निकिता राजपूत की हत्या हुई। जब जब हत्या हुई हमने 3-4 काम किया, ट्विटर पे ट्रेंडिंग किया, फांसी की मांग किया, कुछ लोगों ने कैंडल मार्च किया, कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा करके परिवार को जाके सांत्वना दे दी। तो हत्या हो रही है और बाकी ये सारे काम भी हो रहे हैं। हत्या भी हो रही है, कैंडल मार्च भी हो रहा है, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही है, पैसा इकट्ठा करके परिवार को दिया जा रहा है, बस यही काम बचा है। कोई नहीं कह रहा है कानून बदलो, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत के अनुसार। ये भारत का सिद्धांत है, सठे साठ्यम समाचरित। लोहा लोहे को काटता, ये सिद्धांत कहां का है? भारत का। सठे साठ्यम समाचरित सिद्धांत कहां का है? भारत का। क्या जैसी व्यवस्था हो रही है? एक आदमी ने 15 साल पहले कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। वो आदमी सजा को छोड़िए विधानसभा में नेता विपक्ष बन के बैठा हुआ है। इससे ज्यादा घटिया कानून का कोई एग्जांपल आपके पास है? अरे अंग्रेजी कानून अच्छे हैं तो किसी अंग्रेज को सजा क्यों नहीं हुई? अगर 1860 का आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट, या जो भी हमारी न्यायिक व्यवस्था ठीक है, हमारा जुडिशियल सिस्टम सही है, तो अत्याचार किसने किया था? अंग्रेजों ने। पीड़ित कौन थे? भारतीय। काला पानी किसको हुआ? और फिर भी हम ढोए जा रहे, फिर भी ढोए जा रहे। वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट, वर्ल्ड क्लास हाईवे, वर्ल्ड क्लास फला, वर्ल्ड क्लास फला, वर्ल्ड क्लास फला, सब कुछ वर्ल्ड क्लास। अग्नि मिसाइल हमने बना लिया, हमारे वैज्ञानिकों ने 7,500 किलोमीटर मार करने वाली। यहां बैठे बैठे मारे तो चाइना तक मारते। अग्नि मिसाइल जैसा हम कानून क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों नहीं पुलिस चार्टर लागू करते हैं कि शिकायत के 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो जाएगा? क्यों नहीं हम पुलिस रिफॉर्म करते हैं, ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि एफआईआर करने के 1 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल हो जाएगी? हम क्यों नहीं जो जस्टिस सिस्टम को ऐसा बनाते हैं, जुडिशियल सिस्टम को ऐसा बनाते हैं कि चार्जशीट फाइल होने के 1 साल के अंदर फैसला हो जाए?
आपके मोहल्ले में किसी ने अत्याचार किया हो, कोई गुंडागर्दी किया हो, किसी ने कोई छेड़छाड़ किया हो, कुछ किया हो, उसको आप 1 साल के अंदर सजा दे दीजिए, आपके मोहल्ले में दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा एग्जांपल आपको मैं दुबई का देता हूं, सिंगापुर का देता हूं। 50 साल पहले दुबई बंजर था, कुछ नहीं था दुबई में। आज दुनिया का कारपोरेट हब बन गया दुबई। 2 ही काम किया उन्होंने, करप्शन खत्म किया, क्राइम खत्म किया। न भ्रष्टाचार है न अपराध है। 50 साल पहले सिंगापुर कुछ नहीं था, 50 साल के अंदर सिंगापुर कारपोरेट हब बन चुका है। पूरी दुनिया के लोग घूमने भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि करप्शन और क्राइम के खिलाफ बहुत कठोर कानून बनाया। हमारे लोग जो रात को 12 बजे कनॉट प्लेस में घूमने से डरते हैं, रात को 2 बजे दुबई की शॉपिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, करते ही नहीं करते? क्या अंतर है? क्या वहां का शेख बड़ा अच्छा है, शेख बड़ा पावरफुल है, शेख बड़ा राष्ट्रवादी है, शेख बड़ा हो, क्या डिफरेंस क्या है? सेफ्टी। आप अच्छी तरीके से सेफ्टी, और सेफ्टी का मूल कारण है कानून। सत्य साध्यम समाचरित। एक आदमी ने बोला सरतन से जुदा कर दूंगा, उठा के उसका सरतन से जुदा कर दीजिए, दोबारा कोई सरतन से जुदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आपने सरतन से जुदा करने वाले को फ्री छोड़ दिया, रोम करने के लिए छोड़ दिया। ध्यान रखिए, आने वाले टाइम में धमकियां भी मिलेगी, सरतन से जुदा होगा। मैं ऐसा वो कंपेयर कर रहा था इंडियन पिनल कोड और अमेरिका का फेडरल पिनल कोड। हमारे यहाँ किडनैपिंग में 3 से 7 साल सजा है, सेक्शन 363 है आईपीसी में। 7 साल की सजा होगी, 3 से 7 साल की, वो भी कम से कम 30 साल लग जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो मतलब आपके बच्चे को किसी ने किडनैप किया, आप 30 साल लड़ो तो किडनैपर को आप मैक्सिमम 7 साल सजा दिलवा पाओगे। अमेरिका में फेडरल पिनल कोड में किडनैपिंग की मिनिमम 50 साल सजा, और यहाँ एक को किडनैप करो तो भी 3 से 7 साल, 5 को करो तो भी 3 से 7 साल। अमेरिका में चूंकि कैलकुलेट होता चला जाता है कि एक को किडनैप किया तो 50 साल, 2 को किडनैप किया 100 साल, 3 को किया तो 150 साल, 4 को किया तो 200 साल। जो चीजें हमारे यहाँ समस्या है, बाहर नहीं है, हमें उनसे सीखना चाहिए। और सबसे कम लागत और सबसे ज्यादा असरदार वो होता है कानून। बनाने की कोई लागत नहीं होती, कानून की कोई लागत होती है क्या? कुछ नहीं लागत है। उसी काम के लिए वेतन बनता, गाड़ी बंगला मिल रहा है। और श्रीवास्तव साहब जैसे लोग देश में ऐसे हैं कि अगर उनकी सेवा लिया जाए तो बढ़िया बढ़िया अपने आप फ्री में कानून बना के देते रहेंगे, कुछ पैसा थोड़ी लेंगे। जब तक हम अपने कानूनों को नहीं बदलेंगे, पुलिस रिफॉर्म नहीं करेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं करेंगे, करप्शन को खत्म नहीं करेंगे, तब तक याद रखिए कोई जाति के आधार पर बांटेगा, कोई भाषा के आधार पर बांटेगा, कोई क्षेत्र के आधार पर बांटेगा। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं नाम भी ले लेता हूं, चाहती है कि वो कश्मीर से केरल तक राज्य सरकार बने, कच्छ से कामरूप तक सरकार बने, तो सबसे पहले उसको जुताई, गुड़ाई, निराई करना पड़ेगा, यानी भ्रष्टाचार खत्म करना। और भ्रष्टाचार खत्म करने का एक ही तरीका 100 रुपए से बड़ी नोट पहले तत्काल बंद करना। 100 रुपए से बड़ी नोट की जरूरत ही नहीं है। 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, सरकार का आंकड़ा है। जो 20% लोग पर डे 100 से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ है, तो फिर जरूरत है 100 रुपए से बड़े नोट की। दूसरा, पहले के जमाने में दो लोगों का विवाद होता था, एक डेट में समाधान कैसे होता था? एक ताम्र के लोटे में तुलसी रखा, सोना रखा, भगवत गीता रखा। जो दो लोगों के बीच में झगड़ा, बुला लिया, बोले भाई काम करो, तुलसी सोना हाथ में रखो, अब बताओ तुम क्या कह रहे हो। ऐसे ही होता था। क्यों सर ऐसे ही होता था? उन्होंने जो बोला दूसरा बोला तुम उठाओ। तो सामान्यतः नैतिकता इतनी ज्यादा थी कि जो आदमी गलत होता था अपना गुनाह कबूल कर लेता था। नहीं बोला तुलसी सोना नहीं उठाओगे, हमारे घर में बहुत कुछ आपदा आ जाएगी, क्या पता मेरा बेटा खत्म हो जाए, कुछ हो जाए। भैया सच्चाई ये, हाँ मैंने चोरी किया या मैंने फला काम किया, गलत किया, तुरंत उसको जो भी होता था अपना। ये काम हम भारत में क्यों नहीं करते?
मैंने पीआई फाइल किया। मैंने कहा कि जब थाने में शिकायत आती है तो थानेदार पूछता है कि भाई तुमने जो शिकायत में लिखा है सब सही लिखा है, ये पूछता है। ऐसा थोड़ी कि जो उसने लिख के दिया सारा सारा उसने एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया, टाइप कर दिया, नहीं, एक बात थोड़ी सी बातचीत करता है। हमने कहा कि आप उससे अंडरटेकिंग ले लो कि क्या आपने जो कहा है इसके लिए अपना नार्को पॉलीग्राफ भी कराने के लिए तैयार हो। इस देश में फर्जी केस, फेक केस के कारण पुलिस के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है फर्जी केस का, जुडिशरी के ऊपर फर्जी केस का इतना ज्यादा बर्डन है, जुडिशरी भी अननेसेसरी केसेस से दबी हुई है, पुलिस भी अननेसेसरी केसेस से दबी हुई है। सही मामलों में तो जांच पूरी कहां से करें, फर्जी केस कितनी जांच हो रही, फर्जी दहेज के मुकदमे, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे, फर्जी बलात्कार के मुकदमे, फर्जी हत्या के मुकदमे, फर्जी चोरी के मुकदमे, दुनिया भर के फर्जी 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 केसेस के चक्कर में जो सही लोग हैं उनके केस का सुनवाई नहीं हो पा रही। एक कानून बन जाए नार्को पॉलीग्राफ एंड मैपिंग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 80% फर्जी केस अपने आप दर्ज होने बंद हो जाए, अपने आप बंद हो जाए। तो अगर हमें करप्शन खत्म करना है तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने के साथ साथ हमें कानून बदलना। एक मेरी पीआई चल रही है आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करने के लिए। मैंने कहा भाई 130 करोड़ आधार बन चुका है, नहीं हर परिवार में आधार है, आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो, आप प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दो और बेनामी प्रॉपर्टी वालों को चाइना की तरीके फांसी देने के लिए कानून बना दीजिए। गारंटी के साथ कहता हूं भारत से 10,000 सफेद पोश नेता और नौकरशाह भारत छोड़ के भाग जाएंगे। एक कानून सरकार बनाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दे और बेनामी संपत्ति वालों को फांसी, ऐसी संपत्ति वालों को आजीवन कारावास फांसी के देने के लिए बनाए। मैं कह रहा हूं यूपी में भाजपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं बचेगी, अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब खत्म हो जाएगा। पूरे देश में करप्शन खत्म करने के बाद तो 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, एक बीजेपी एक सीपीआई, बस तीसरी पार्टी बचेगी। भ्रष्टाचार खत्म तो सपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो बसपा खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो डीएमके खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो एआईडीएमके खत्म, भ्रष्टाचार खत्म तो टीएमसी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म झारखंड मुक्ति मोर्चा खत्म, और भ्रष्टाचार खत्म तो आपकी दिल्ली वाली भी खत्म। गारंटी के साथ बता रहा हूं। भ्रष्टाचार खत्म चौटाला वाली खत्म, भ्रष्टाचार खत्म महबूबा वाली खत्म, भ्रष्टाचार खत्म फारूक अब्दुल्ला वाली पार्टी खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। पूरे देश में केवल 2 पॉलिटिकल पार्टी बचेगी, बीजेपी और सीपीआई। वो दोनों इसलिए बच जाएगी, कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, 1000 500 लोग जो एक्टिव मेंबर है ला के दे देंगे तो पार्टी चलाने भर का पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ लोग एक्टिव लोग हैं बीजेपी में, अगर 1,000 रुपए ला के चंदा करके दे दिए तो पार्टी चल सकती नहीं, चल सकती तो जरूरत नहीं है। सेम ऐसे सीपीआई के पास। अब आप कल्पना करिए भारत में क्यों 2 पार्टियां बच रही हो, बीजेपी और सीपीआई, फिर भारत में अधिकांश राज्यों में किसकी सरकार होगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, फिर जातिवाद खत्म होगा कि नहीं, भाषावाद खत्म होगा कि नहीं, क्षेत्रवाद खत्म होगा कि नहीं। भाई ये तो डीएमके में तमिल वाली पॉलिटिक्स चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म करिए, डीएमके खत्म हो जाएगी। ये जो बंगाल में अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, भ्रष्टाचार खत्म करिए, खत्म हो जाएगी। और खत्म इसलिए करना जरूरी है, हमारे पूर्वजों ने तो पैसा तो छोड़ दिया, अपने बच्चों को जिंदा चिनवाया। और हम अगर भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पाए, तो भ्रष्टाचार खत्म करने से हमारा हिंद का पुनरुत्थान हो सकता है, तो फिर मुझे लगता है कि वास्तव में हम गंभीर नहीं है। इस देश में जितने भी गलत काम हो रहे, जो हमारे समाज को बांटने वाले काम हो रहे, अल्टीमेटली पॉलिटिक्स के लिए हो रहे, सत्ता के लिए हो रहे। अखिलेश यादव एमवाई कर रहे हैं, तेजस्वी यादव एमवाई कर रहे हैं, बहन जी माटी मानुस कर रही हैं, दीदी उधर वाले कुछ और कर रहे हैं, उधर वाले कुछ और कर रहे हैं। कन्वर्जन की इतनी, आप लोगों ने वो देखा नहीं, पैसा क्या केरला स्टोरी देखा क्या? केरला स्टोरी में आपने कन्वर्जन तो देख लिया,
लेकिन उसका फंडिंग का पैटर्न दिखाया नहीं। मैंने विपुल साहब जी से कहा भी, मेरे मित्र हैं, कि आपको इसमें फंडिंग का पैटर्न दिखाना चाहिए, पैसा आता कैसे। इस देश में हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए फ्री में नशा बांटा जा रहा है, ड्रग दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के आसपास सिगरेट, ऊपर वो सिगरेट दिखती है, ऊपर वो बीड़ी दिखती है, एक्चुअल में उसमें गांजा होता है। अब वो शुरुआत में फ्री में दिया जा रहा है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं 3 दिन पुरानी घटना बता रहा हूं। बुलंदशहर की है एक इकलौती लड़की नोएडा में एमबीए करने आई, ड्रग स्मगलर ने उसको अपने जाल में फंसा लिया। जब एडिक्ट हो गई तो उसी को अपने नेटवर्क का माध्यम बना लिया, उसके माध्यम से सप्लाई करवाने लगे। अब वो जेल में, इकलौती लड़की एमबीए करने आई थी, ऐसा फंसी कि जेल में चली गई। जो माँ बाप का सपना था कि भाई एमबीए कर लेगी, शादी विवाह कर लेंगे, घर बसा लेंगे, दामाद आएगा, फला आएगा, वो माँ बाप अब जेल दौड़ेंगे उसकी क्या कहते हैं जमानत कराने के। फायदा किसको हुआ ड्रग स्मगलिंग से? समाज को फायदा है क्या? और जब हमारी युवा पीढ़ी ड्रग में चली जाएगी तो योग कब करेगी, प्राणायाम कब करेगी, यज्ञ कब करेगी, हवन कब करेगी, रामायण कब पढ़ेगी, वेद पुराण कब पढ़ेगी? और संविधान का आर्टिकल 47 कहता है इस देश को नशा मुक्त बनाना सरकार की ड्यूटी है। नशा मुक्त भारत बनाना केंद्र और राज्य सरकारों की ड्यूटी है, और केंद्र राज्य नहीं बल्कि जजों की भी ड्यूटी है, क्योंकि जज भी संविधान शपथ लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा ड्रग स्मगलिंग वाला कानून भी वहां घट गया, बेल मिल जाती है, फांसी नहीं होती है। भाई ऐसे क्राइम जो वेल प्लान्ड होते हैं, अच्छी तरीके से सोच समझ के किए जाते हैं, होशो हवास में किए जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को लिए खतरा है, हमारे युवाओं को लिए खतरा, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए खतरा का मतलब राष्ट्र के लिए खतरा। राष्ट्र होता क्या है? लेकिन मैं आपको कानून का अनाड़ी पर आपको बताता हूं। एक कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, सुना है आप लोगों ने? एनएसए जिसको बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। उस कानून का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो स्वाभाविक सी बात है उसको वहां लगाना चाहिए जहां नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो। मेरी जानकारी में आज तक वो कभी नेशनल सिक्योरिटी के असली खतरों पर लगाया नहीं गया, पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर लगाया गया। लेकिन जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, चलिए श्रीवास्तव सर आ गए। सर वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सामने सब दिख नहीं रहे। श्रीवास्तव सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात कर रहा था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मतलब उसका उपयोग वहां होना चाहिए जहां राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब उस कानून में ये डिफाइन नहीं किया है कि राष्ट्र के लिए सुरक्षा के लिए क्या खतरा है। मैं आपसे पूछता हूं, धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए। ड्रग स्मगलिंग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जिहाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? तो धर्मांतरण कराने वालों पे, मिशनरियों पे, ड्रग स्मगलर के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते? एनएसए लगाएंगे कल पॉलिटिकल अपोनेंट के ऊपर। बिहार में तो यूट्यूबर के ऊपर एनएसए लगा दिया, पता नहीं आपने उसको सुना नहीं सुना? मनीष कश्यप नाम का यूट्यूबर है, तमिलनाडु की सरकार ने उस पर एनएसए लगा दिया। तमिलनाडु में इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, तमिलनाडु की सरकार ने कभी एनएसए नहीं लगाया। और ये पूरे राज्यों की बात हो रही है। पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला है ड्रग स्मगलर्स के चक्कर में। गुरुओं की धरती, जहां पे सनातन धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई, जहां गुरुओं ने इतना बलिदान दिया हमारे धर्म की रक्षा के लिए, वहां पे रोज काला जादू, अंधविश्वास दिखा के, फला करके, ये करके, पैसा दे के, लालच दे के, स्कूल में एडमिशन का लालच दे के, हॉस्पिटल में लालच दे के धर्मांतरण कराया जा रहा है। और पंजाब की किसी भी सरकार ने XYZ
चाहे वो कांग्रेस की हो या अकाली दल की हो या वर्तमान आम आदमी पार्टी की हो। क्यों नहीं लगाती है एनएसए? अरे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट काहे नहीं बना भैया? वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को पॉलिटिकल पार्टियों ने पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया। जहां जहां उनको पॉलिटिशियन से खतरा होता है उसमें एनएसए मार देते हैं, लेकिन जहां सनातन संस्कृति को खतरा है, ड्रग स्मगलिंग, धर्मांतरण, जिहाद या इस तरीके का नार्कोटिक्स का जो पूरा खेल चल रहा है, या जब विदेशी फंडिंग आ रही है, आज तक किसी जासूस के ऊपर एनएसए नहीं लगा, किसी धर्मांतरण कराने वाले पे एनएसए नहीं लगा, न किसी जिहादी पे एनएसए लगा, न किसी मिशनरी पे एनएसए लगा, न किसी ड्रग स्मगलर के ऊपर एनएसए लगा। एनएसए लगता कहाँ है? पॉलिटिशियंस में। इस तरीके का मिसयूज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब लोगों के कानून की थोड़ी जानकारी कम है और हम सब लोग बटे हुए। तो मैं 6:45 हो रहे हैं, अपनी बात को क्लोज करूंगा, ये कहते हुए क्लोज करूंगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हमें तय करना होगा कि जो लोग जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं, इनका इलाज करना है कि नहीं। मेरा ये मानना है सरकार का एक दायित्व है, जुडिशरी का भी एक दायित्व है, क्योंकि अगर आप संविधान की शपथ देखें, संविधान में शपथ है एमएलए एमपी की भी है, जजेस की भी। इनफैक्ट एमएलए एमपी और मिनिस्टर की शपथ 3 लाइन की है और जजेस की वो 4 लाइन की। शेड्यूल 3 में सर एमएलए एमपी मिनिस्टर शपथ लेते हैं, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और जजेस शपथ लेते हैं, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पूरे संविधान को पूरा अपहोल्ड करूंगा। तो जितनी ड्यूटी सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति की रक्षा की सांसद, विधायक, मंत्रियों की है, उतनी ड्यूटी जजेस की भी है। दूसरा, सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री के कुर्सी पे या तो धर्मस्थतो जय नहीं लिखा होता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुर्सी पे लिखा होता है ये तो धर्मस्थतो जय, जहां धर्म होगी वहां पे जय हो। हाई कोर्ट के जजेस की कुर्सियों पे सर पहले जिस कुर्सी पे बैठते थे उस पर लिखा रहता सत्यमेव जयते। तो जब सत्यमेव जयते ये तो धर्मस्थतो जय, ये जुडिशरी के लिए भी है, तो स्वाभाविक सी बात है सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जितना जिम्मेदार हमारे शासक हैं, उतना ही जिम्मेदार हमारी जुडिशरी भी है। मुझे लगता है जजेस को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो केवल केस को डिसाइड करने के लिए, इनफैक्ट न्याय करने के लिए, और न्याय का मतलब संपूर्ण न्याय होता है। संपूर्ण न्याय का मतलब संस्कृति की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, रीति रिवाज की रक्षा होती है, परंपरा की रक्षा होती है, भारतीय विज्ञान की रक्षा होती है। तो मुझे लगता है जो कंप्लीट जस्टिस होता है वो तभी आएगा जब संविधान को पढ़ने का चश्मा हमारा भारत का हो जाएगा। जब तक ऑक्सफोर्ड वाला चश्मा रहेगा, कैम्ब्रिज वाला रहेगा, सही से शायद न्याय नहीं हो पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।